Hello, dear friends. Good morning to all of you, and welcome to this live mathematics lecture of chapter number 13, Probability, Part 1. वैसे तो प्रोबेबिलिटी क्या है वो हम 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, फिर भी प्रोबेबिलिटी समझने से पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट की हम बात करेंगे। मतलब ऐसा जो एक्सपेरिमेंट जिसके जो रिजल्ट्स हैं, आउटकम्स हैं, वी नो वेरी वेल, बट एमोंग दोज विच वन कम्स एट प्रेजेंट वी कांट से। जो रिजल्ट्स है उनमें से कौन सा रिजल्ट आएगा। जैसे कि हमारे पास में एक डाइस है, डाइस को थ्रो करते हैं तो हमें तो पता है कि डाइस हैज 6 साइड्स, उनमें से कोई एक साइड आएगी, लेकिन कौन सी आएगी वो एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही पता चलेगा। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं, और उनके जो रिजल्ट्स होते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स, उसे हम कहते हैं सैंपल स्पेस। क्लियर? तो वन फॉर्मूला ऑफ द प्रोबेबिलिटी which was given by Persist, probability of any event P of A is equal to R upon N. N means the total number of outcomes in sample space, and here are the total number of outcomes relative with only event A. इवेंट ए में जो नंबर्स है, मेंबर्स है, वो आएंगे, और यहाँ पर सैंपल स्पेस के पूरे नंबर्स आएंगे। एक बात तय है कि ये जो प्रोबेबिलिटी है किसी भी इवेंट की, 0 और 0 से ज़्यादा हो सकती है, 1 और 1 से लेस हो सकती है। ठीक है दोस्तों, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है और 1 से ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर हम जो बात करने जा रहे हैं वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की हम बात करने जा रहे हैं। जैसे कि इवेंट ए या इवेंट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड। फॉर एग्जाम्पल, इवेंट एफ already occurred, ये हो चुकी है। Now the probability of event E, then probability of event E is called conditional probability of event E given that F has already occurred, which is represented by P of E by F, and remember its formula, P of E intersection F upon P of F, where P of F never become 0। क्लियर दोस्तों? क्या आप समझ रहे हैं? Both events are associated with the same sample space, क्योंकि ये सारे, जैसे कि कोई भी सेट यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है, बिल्कुल उसी तरह कोई भी इवेंट सैंपल स्पेस के लिए सबसेट ही है। तो
Event E and F are two events associated with the same sample space of random experiment. The conditional probability of event E, given that F has occurred, that is P of E by F is equal to P of E intersection F upon P of F, where what is provided here, P of F never be equal to 0. Some basic property we remember. Properties of conditional probability. First one, property number 1, P of S by F is equal to P of S intersection F upon P of F. Remember, S as a universal, so S intersection F always be F upon P of F. So P of S by F is equal to always be 1. Number 2, if the any two events A and B of a same sample space S and F has event occur of S, then P of A union B by F is equal to P of A by F plus P of B by F minus P of A intersection B by F. Remember this formula. P of A union B तो हम जानते ही हैं 11 से, P of A plus P of B minus P of A intersection B, तो सब में F अप्लाई कर देना है. ये है प्रॉपर्टी नंबर 2. ये हम याद रखेंगे दोस्तों विदाउट एनी सॉल्यूशन. एंड द प्रॉपर्टी नंबर 3, P of E dash by F is equal to 1 minus P of E by F. Remember, hello dear friends, क्या ये प्रॉपर्टी आप सब समझ गए? दोस्तों सबसे पहले यही प्रॉपर्टी के रिलेटिव में इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं. इलस्ट्रेशन नंबर 1, इफ P of A is equal to 7 upon 13, P of B is equal to 9 upon 13 and P of A intersection B is equal to 4 by 13, then find P of A by B. इसकी फॉर्मूला होगी P of A इंटरसेक्शन B. देखिए जो नीचे है वो नीचे ही रहेगा और इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है और वो हमें मालूम है 4 by 13 upon 9 by 13. So answer is 13 cancel. So 4 upon 9 it's the result. क्या आप समझ रहे हैं दोस्तों? अब देखिए ऐसे क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 13.1 में एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3 एंड एग्जाम्पल नंबर 5 डू योरसेल्फ. आप खुद इसके लिए प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, एक्यूरेसी बढ़ेगी और आपका नॉलेज भी बढ़ेगा. हम बात कर रहे हैं ऐसा ही एक एग्जाम्पल नंबर 4. क्या कहा है? इवेल्युएट P of A यूनियन B. ये हमें फाइंड करना है. इफ 2 into P of A is equal to P of B is equal to 5 by 13 and P of A by B is equal to 2 upon 5. सबसे पहले दोस्तों जब ये सब कुछ इक्वल है तो अननोन के साथ में नॉन वैल्यू कंपेयर करेंगे.
तो पी ऑफ ए वैल्यू क्या मिलेगी, 5/26 मिलेगी। सिमिलरली पी ऑफ बी इज इक्वल टू 5/13 मिलेगा। ओके, अब सोचिए करना क्या है, ए यूनियन बी के लिए क्या चाहिए, तो पी ऑफ ए चाहिए, तो हमारे पास में है। पी ऑफ बी चाहिए, वो है। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नहीं है, तो अब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। नाउ पी ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी। ये जो वैल्यू है वो है 2/5। P of A intersection B is the requirement, and what is the P of B? P of B is equal to 5/13. Therefore, P of A intersection B is equal to ये वैल्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी 2/5 into 5/13. So P of A intersection B is equal to 2/13. अब हमारे पास में एक फॉर्मूला है, P of A union B is equal to P of A plus P of B minus P of A intersection B. Remember always, देखिए दोस्तों 11th में जो आप फॉर्मूला पढ़ चुके हो, आज ही अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कीजिएगा, या तो वो 11th की फॉर्मूला नोटबुक, उनमें से प्रोबेबिलिटी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सभी कॉन्सेप्ट बाहर निकालने हैं, क्योंकि वो चैप्टर लिंक तो है ही, क्योंकि बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला तो वहीं पर है। ठीक है, चलिए P of A is given, P of A 5/26. What is the P of B? P of B is equal to 5/13 and P of A intersection B 2/13. LCM रहेगा 26, only 5 here. It required 2, so 5 2s are 10. It required 2, so it is 4. 5 minus 4, 1 plus 10, 11/26 is the result. ध्यान से देखिए दोस्तों, क्या आपको ये समझ में आ रहा है? ये है एग्जाम्पल नंबर 4। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 2। Family has 2 children. What is the probability of both the children are boys, given that at least one of them is a boy? अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या आप समझ रहे हैं ना? पहले क्वेश्चन समझना चाहिए दोस्तों कि फैमिली कंसिस्टिंग 2 चिल्ड्रन। चिल्ड्रन 2 टाइप के होंगे, या तो बॉय या तो गर्ल। गर्ल अंग्रेजी वर्ड जो है उसका इंग्लिश जी से, हम गर्ल से जी, एंड बॉय BOY से बी। एक सिंबल हम कंसीडर करेंगे। Let symbol B stand for boy and G stand for girl. Now sample space of the given experiment is S is equal to, अब देखिए दोस्तों, एक लड़का है और एक लड़की है, तो ऐसा हो सकता है कि फैमिली के पास में दोनों ही लड़के हो। एक लड़का हो सकता है और एक लड़की हो सकती है। पहली लड़की हो सकती है, दूसरा लड़का हो सकता है, या तो फिर दोनों ही लड़कियां हो सकती है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है, मतलब मेंबर जो है वो 4 है।
ठीक है दोस्तों, क्या आप समझ रहे हैं अच्छी तरह से? ओके। अब हमें इवेंट रिप्रेजेंट करनी है। इवेंट ए लेते हैं, ध्यान दीजिएगा अच्छी तरह से, जो वर्ड है वो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ चिल्ड्रन आर बॉय। बोथ चिल्ड्रन आर बॉय। तो यहाँ पर दोनों ही चिल्ड्रन बॉय हो ऐसे कंपोनेंट आप देखिए तो ओनली एक ही कंपोनेंट है r इज इक्वल टू 1। सो इवेंट ए की जो प्रोबेबिलिटी है वो है फॉर्मूला r अपन n, मतलब 1/4। एकदम से क्लियर। चलो इवेंट बी क्या है? At least one child is a boy. At least child is boy। क्या मतलब हुआ इसका? एटलीस्ट वन चाइल्ड इज बॉय मतलब एक लड़का हो या एक से ज्यादा। यदि एक लड़का है तो कंपोनेंट कौन से हैं? बीजी एंड जीपी। दोनों ही लड़के हो तो दोनों ही बॉय बॉय। समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पर कितने नंबर हुए? 3। सो पी ऑफ बी इज इक्वल टू आर अपन एन, वो होगा 3/4। अब देखिए दोस्तों में रखना क्या है वो ध्यान दीजिए, वही तो इंपॉर्टेंट बात है। ध्यान दीजिए, व्हाट इज द probability that both children are boys, given that at least one of them is boy। क्या मतलब इसका? ध्यान से समझिएगा दोस्तों। कौन सी इवेंट पहले हो चुकी है? फर्स्ट अगर, तो गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय। दोस्तों ये इवेंट पहले हो चुकी है, ध्यान दीजिएगा। अब इसके लिए हमने क्या मेजर किया है? वो मेजर किया है बी। सो बी अगर फर्स्ट, क्या आप समझ रहे हैं यहाँ पर? ओके। बी अगर फर्स्ट तो हमें ये चाहिए पी ऑफ ए बाई बी। इसका फॉर्मूला होगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपन पी ऑफ बी। लेकिन दोस्तों हमारे पास में ए इंटरसेक्शन बी नहीं है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए दोस्तों, ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास में एलिमेंट मेजर है यहाँ पर, तो दोनों में कॉमन कंपोनेंट क्या है? बी बी। देयरफॉर इसके लिए रिलेटिव कंपोनेंट्स कितने हैं? 1 ही है। सो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की फॉर्मूला आर अपन एन मीन्स 1/4। क्लियर दोस्तों? सो 1/4 अपन 3/4। So answer is 1/3 is the correct answer। दोस्तों क्या आप समझ रहे हैं क्वेश्चन को अच्छी तरह से? देखिए बहुत सिंपल ही क्वेश्चन है, लेकिन जितना हम अच्छा समझेंगे उतना ही बेहतर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3 जो है वो आपके लिए, डू योरसेल्फ। सिंपल ही है, आप कर भी सकते हैं। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 4 में आगे बढ़ते हैं। इन अ स्कूल देयर आर 1000 स्टूडेंट्स, एन जो है वो 1000 है, out of which 430 are girls।
तो रिमेनिंग जो होंगे 1000 माइनस 430 तो वो बॉयज होंगे, लेकिन बॉयज को कंसीडर करना है कि नहीं वो नहीं देखना है। तो हमारी पहली इवेंट क्या होगी, इवेंट ए, स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, मतलब जो स्टूडेंट्स है वो लड़कियां हैं, ऐसा मानना है, लड़के भी होते हैं भाई, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स है 430, सो P ऑफ A इज इक्वल टू R अपॉन N, 430 अपॉन 1000। इसे सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, ऐसे ही रहने देंगे। आगे बढ़ते हैं। इट इज नोन दैट आउट ऑफ 430 10% गर्ल्स स्टडी इन क्लास 12। अब इवेंट बी जो होगी, इवेंट बी, गर्ल्स स्टूडेंट स्टडी इन क्लास 12। 12वीं कक्षा में कितनी गर्ल्स पढ़ रही है, तो इवेंट बी इज इक्वल टू R अपन एन, जो टोटल गर्ल्स की क्वांटिटी है उनके 10%, तो 430 इंटू 10% डिवाइड बाई 1000, 430 इंटू 10 डिवाइड बाई 1000 एंड 100। क्या आप समझ रहे हैं, 0 0 0 0, तो वैल्यू क्या होगी 43 अपन 1000। चलिए क्लियर, यहाँ तक एकदम से क्लियर। अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट चूजन रैंडमली स्टडी इन क्लास 12। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को अच्छी तरह से, क्या मतलब है इसका, व्हाट इज द probability that a student chosen randomly study in class 12 given that the chosen student is a girl is equal to, given that मतलब हमें ये इवेंट पहले से दी, मतलब दिस इवेंट अकर फर्स्ट, तो जो स्टूडेंट है वो गर्ल है, तो स्टूडेंट आर गर्ल जो इवेंट है वो इवेंट ए है, तो इवेंट ए पहले हो चुकी है, तो ये यहाँ पर लेना है। फिर जो प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट फॉर विच द स्टूडेंट चूजन रैंडमली स्टडी इन क्लास 12, उसे हम बी माना है हमें, तो हमें ये चाहिए दोस्तों, मतलब बी रिक्वायर्ड P ऑफ B इंटरसेक्शन A अपन P ऑफ A। हमारे पास में P ऑफ A की वैल्यू है और वो क्या है 430 अपन 1000, लेकिन P ऑफ B इंटरसेक्शन A नहीं है। तो पहले इसका मतलब समझिए, व्हाट इज द मतलब ऑफ P ऑफ A इंटरसेक्शन B, तो इसका मतलब होगा स्टूडेंट इज गर्ल and also she study in class 12। तो दोस्तों क्लास 12 में जितनी भी लड़कियां पढ़ती हैं वो सभी गर्ल स्टूडेंट कहलाएगी। तो इसकी जो इवेंट है, मतलब यहाँ पर जो नंबर है वो है 430 के 10%, मतलब 43। सो P ऑफ A इंटरसेक्शन B होगा 43 अपन 1000। क्लियर,
तो यहाँ पर आएगा 43/1000 कैंसल, 43/430, सो 1/10 और प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 0.1। एक बार अच्छी तरह देख लीजिए दोस्तों, क्या ये सही है? डियर फ्रेंड्स, क्या आप क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ रहे हैं? चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 5, अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स। ध्यान दीजिएगा, डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स। तो देखिए सैंपल स्पेस क्या होगा। मान लीजिए पहली बार थ्रो करते हैं तो पॉसिबल आउटकम्स आर क्या होंगे, 1 to 6। दूसरी बार थ्रो करते हैं तब भी आउटकम्स कितने होंगे, 6। तीसरी बार थ्रो करते हैं तब भी आउटकम्स की पॉसिबिलिटी क्या होगी, 6। तो 6 × 6 × 6, आप समझ रहे हैं टोटल नंबर्स कितने होंगे, 1 1 1 1 1 2, ऐसे करके 1 1 6, फिर 1 2 1 1 2 2 और ऐसे करके 1 2 6। सिमिलरली ऐसे करते जाएंगे तो 6 6 6, कितने नंबर्स मिलेंगे, तो टोटल नंबर्स जो कहेंगे उसे हम 6 × 6 × 6 लेंगे, 216 नंबर्स होंगे ये। चलिए दोस्तों, क्या आप यहाँ तक समझ रहे हैं क्वेश्चन को अच्छी तरह से? सभी कंपोनेंट्स हम लिख नहीं सकते हैं। अब यहाँ पर इवेंट क्या है, तो ध्यान से देखिए, इवेंट ए फॉर ऑन द थर्ड थ्रो, अब ध्यान से देखिए, तीसरे थ्रो में हमें नंबर क्या चाहिए, नंबर 4 चाहिए। तो इसका ये मतलब होगा कि पहला जो थ्रो होगा, दूसरा जो थ्रो होगा, उनमें तो पॉसिबिलिटी रहेगी, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ क्या लेना है, तो तीसरे नंबर पर हमें 4 ही लेना है। तो इसके कंपोनेंट्स कितने होंगे, देखिए 1 1 4 1 2 4, ऐसे करते 1 6 4, फिर 2 1 4 2 2 4, ऐसे करके 2 6 4 एंड फाइनली 6 6 4। अब ध्यान से देखिए कितने नंबर्स हो गए यहाँ पर,
तो इनके 6, इनके 6, इनके 1, 6 into 6 into 1 36. So probability of A is equal to R upon n 36 upon 216, ये हम कह सकते हैं। चलिए, व्हाट इज द इवेंट बी? इवेंट बी क्या है? तो 6, नंबर 6 ऑन द फर्स्ट एंड 5 ऑन द सेकेंड थ्रो। ध्यान दीजिएगा, एक बात तो तय है कि फर्स्ट थ्रो में नंबर 6 कन्फर्म है, तो इसके सिर्फ एक ही उसका जो टाइप्स होगा। सेकंड प्लेस ऊपर सिर्फ और सिर्फ 5 आना चाहिए, तो ये भी प्लेस फिक्स हो गई। लेकिन जो थर्ड थ्रो है उनमें पॉसिबिलिटी कितनी होगी? 1 to 6 होगी, तो ये होगी वैल्यू 6 5 2, 6 5 3, 6 5 4 and 6 5 6. R is equal to total 6 5 6 5 5 होगा ना। टोटल 6 एलिमेंट्स यहाँ पर हमें मिलेंगे। Therefore P of B is equal to R upon n 36 upon 116 होंगे। अब दोस्तों हमें ज़रूरत भी रहेगी A इंटरसेक्शन B की। ध्यान दीजिएगा, तो दोनों में कॉमन कंपोनेंट क्या होंगे? तो कॉमन कंपोनेंट क्या मतलब? तो देखिए, वर्ड को मैच करते हैं। 4 ऑन थर्ड थ्रो एंड परफेक्टली 6 ऑन फर्स्ट एंड 5 ऑन सेकेंड, तो सबको मिलाकर देखिए एक ही कंपोनेंट मिलेगा 6 5 4, R is equal to 1. Therefore P of A intersection B is equal to 1 upon 216. चलिए, एकदम से क्लियर। अब हमें क्या चाहिए? चलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A given that B has already occurred is equal to B already occurred, तो B पहले हो चुकी है, तो इसे हम लिखेंगे P of A by B, P of A intersection B divided by P of B. A intersection B means 1 upon 216 divided by 36 upon 216. क्लियर दोस्तों? अच्छा, बी में 6 ऑलरेडी 6 ही है, यहाँ पर गलती हो चुकी है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नंबर 6 ही है। चलिए, ये कैंसल, सो आंसर इज 1/6। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 1/16। चलिए, क्लियर दोस्तों? क्या यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? आप समझ रहे हैं किस तरह से क्वेश्चन को कैलकुलेट करना है दोस्तों? गुड। चलिए, बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 7 दोस्तों, इलस्ट्रेशन नंबर जो 6 है, नंबर 6, डू योरसेल्फ, आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं अच्छी तरह से। फिलहाल हम आगे बढ़ने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 7 पर। कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग कॉइन। जब देखिए दोस्तों,
जब कॉइन टॉस करते हैं तो पॉसिबिलिटी होगी या तो फिर हेड या तो फिर टेल। बट इफ द कॉइन शोज हेड, यदि कॉइन हेड बता रहा है, देन टॉस इट अगेन। बट इफ, अब देखिए उसे में टॉस करना है अगेन, but if it shows tail then throw a die। तो यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी, यदि टेल बताएगा, if a coin shows head toss it again, मतलब यदि हेड बताएगा तो उसी कॉइन को दोबारा हम टॉस करेंगे, जिनमें दो पॉसिबिलिटी होगी। लेकिन यदि पहली ही बार में, यदि हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और पहली ही बार में हमें मिलता है क्या, टेल मिलता है, देन थ्रो अ डाई, तो डाई थ्रो करेंगे तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी 6 नंबर की होगी। सो द सैंपल स्पेस for this random experiment H, यदि हेड आया तो कॉइन टॉस करेंगे, लेकिन यदि टेल आया तो डाई टॉस करेंगे। वह T1, T2, T3, T4, T5 एंड T6। हालांकि यहाँ पर टोटल 8 इवेंट्स हैं, लेकिन इनकी जो प्रोबेबिलिटी है दोनों की वो होगी 1/2 1/2 दोनों सबकी, और इन सबकी होगी 1/6, क्योंकि 6 एलिमेंट है, ठीक है। और यहाँ पर हेड के लिए 1/2 और टेल के लिए 1/2, इतनी प्रोबेबिलिटी होगी सभी की, है ना। चलिए, तो P ऑफ डबल H की क्या होगी, तो 1/2 इंटू 1/2 1/4। चलो, P ऑफ एस टी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 1/2 इंटू 1/2 1/4 होगी। और इन सब की देखिए 1/6 इंटू 1/2, क्योंकि टी के साथ जुड़े हुए हैं, तो इन सब की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/12 होगी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स, P ऑफ एच की बात करेंगे तो 1/4, P ऑफ एच टी की बात करेंगे तो 1/4, P ऑफ T1, P ऑफ T2, P ऑफ T3, P ऑफ T4 एंड P ऑफ T5 इज इक्वल टू P ऑफ T6 इज इक्वल टू 1/12। क्लियर दोस्तों। अब जो हमें करना है वो find the conditional probability of the event that die shows a number greater than 4, given that, चलिए, event A die shows a number greater than 4। 4 से ज़्यादा नंबर वाले इवेंट देखेंगे तो T5 एंड T6 ही होंगे, ठीक है। देयरफॉर P ऑफ A इज इक्वल टू, इनकी प्रोबेबिलिटी 1/12 1/12, तो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी 2/12। 1/6 मालूम है, लेकिन अभी लिखेंगे नहीं उसे। चलिए, इवेंट बी, देयर इज एटलीस्ट 1 टेल, तो यहाँ पर इवेंट क्या होगी, मेंबर्स क्या होंगे, तो एटलीस्ट 1 टेल मतलब एक टेल या एक से ज़्यादा टेल। तो एक टेल वाले कंपोनेंट्स होंगे HT, T1,
T2, T3, T4, T5 एंड T6। तो यहाँ पर डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी क्या होगी, P ऑफ B इवेंट इज इक्वल टू 1/4 प्लस 6/12, क्योंकि 1/12 के 6 कंपोनेंट है, एलसीएम रहेगा 12, 4 3 एंड 6, तो 9/12 रहेगा ये। चलिए अब जब A इंटरसेक्शन B करेंगे तो कौन से कंपोनेंट्स आएंगे A इंटरसेक्शन B में, तो उसमें कंपोनेंट्स आएंगे T5 एंड T6। सो P ऑफ A इंटरसेक्शन B का मतलब होगा P ऑफ A विच इज 2/12। नाउ required probability is equal to P of probability of event die shows a number greater than 4 given that there is at least one tail, there is at least one tail। हमें चाहिए P ऑफ A बाई B इज इक्वल टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपन P ऑफ B। A इंटरसेक्शन B का मतलब होगा 2/12 और ये वैल्यू होगी 9/12। यहाँ पर नंबर होगा 9/12, सो 12 कैंसल, आंसर इज 2/9। क्लियर दोस्तों, क्या आप समझ रहे हैं क्वेश्चन को अच्छी तरह से? तो देखिए दोस्तों, ऐसे जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 13.1 में एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 8, क्लियर दोस्तों? तो इतने क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह प्रैक्टिस आज करनी ही है। क्लियर? मेरे ख्याल से आपको सारी बातें समझ में आ चुकी होगी। आप प्रैक्टिस करते रहिएगा दोस्तों। धन्यवाद।